एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लेकर आए हैं अपनी क्लास 9th के कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो। अभी अगर हम कोर्स बी की बात करें तो कोर्स बी में भी हमारे पास दो बुक चल रही हैं। एक हमारी चल रही है स्मृति स्पर्श, और एक दूसरा हमारी जो बुक है वो है संचयन। तो फर्स्ट बुक तो हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब हम चल चुके हैं अपनी सेकेंड बुक की तरफ। ठीक है, सेकेंड बुक में हमारे पास मात्र 4 चैप्टर दिए गए हैं। गिल्लू, स्मृति और आपका कल्लू कुमारी, उनाकोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर में अभी तक हम आपको 2 चैप्टर के एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। पहला चैप्टर गिल्लू और दूसरा चैप्टर स्मृति हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। आज हम कर रहे हैं अपने सेकेंड चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन। जो आपकी बुक है ना एनसीईआरटी वाली, उसमें चैप्टर के बाद करीबन 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर में, स्मृति में। आज हम उन्हीं चैप्टर के सॉल्यूशंस लेकर आए। ध्यान रखिए कि इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत इजी वे से पूछे गए हैं, लेकिन इनके अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा कराएंगे जो आपकी प्रैक्टिस वे में रहेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई, उनकी भी प्रैक्टिस हम जल्दी ही कराएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम अपनी संचयन बुक ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारे व्याकरण के कुछ टॉपिक हैं, लेखन है, ये कंप्लीट करने के बाद हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में आएंगे। तो बहुत जल्दी ही आएंगे, परेशान नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा पार्ट है नहीं हमारे पास में। तो अब हम जो कर रहे हैं अपना, वो है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की बुक है संचयन भाग 1। ठीक है, इसका सेकेंड चैप्टर है स्मृति, जिसमें लेखक श्रीराम शर्मा जी ने अपने बचपन की एक याद को हमारे सामने रखा है। वो याद क्या थी? वो दिखाया था कि किस तरीके से उनके बचपन में उनके भाई द्वारा जो लेटर दिए गए थे पोस्ट करने के लिए, वो कैसे बाय चांस एक कुएं में गिरता है जिसमें कि सांप होता है। अब ये अपने भाई से इतना डरते होते हैं कि वो उस सांप वाले कुएं में जाकर इतनी हिम्मत करके और उन चिट्ठियों को निकाल लाते हैं। और ये सारा इंसिडेंट उन्होंने बताया, ये उनकी याद में था तो उन्होंने हमें बताया। और इवन ये बात उन्होंने अपने घर में भी किसी को नहीं बताई। करीबन 10-12 साल बाद उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई थी कि इस तरीके से एक घटना घटी थी और हमने जो है ये लेटर वहाँ से निकाल लिए थे, ये सारी चीज़ें। तो माँ भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि अगर उस दिन जरा सी गलती होती तो वो सांप शायद मेरे बेटे को डस लेता, वो शायद उस कुएं में ही ख़त्म हो गए होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अगर जरा सी मिस्टेक होती तो उस दिन लेखक के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे लेखक ने हिम्मत करके उन चिट्ठियों को निकाल लिया था। तो ये पूरा पार्ट हमने देखा था कि किस तरीके से लेखक ने हिम्मत करके अंदर उतरे और किस जद्दोजहद और ट्रिक से उन्होंने वो सारी चिट्ठियाँ पाली। तो ये पार्ट हमने पढ़ा है, सारी चीज़ें अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम करेंगे इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, शुरू करें। तो करीबन 9 प्रश्न हैं। याद रखिएगा, जब आपके एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आपके रहेंगे कौन से, जो आपके क्या कहते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। सॉरी, हम थोड़ा सा वो हो गए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर आपको 50 to 60 वर्ड्स के अंदर लिखने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है संचयन भाग 1, उसका सेकेंड चैप्टर है स्मृति। इसके कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? अब क्या था, हमारे जो लेखक हैं और उनका जो छोटा भाई है वो अपने मित्रों के साथ झरबेरियाँ तोड़ के खा रहे थे, शैतानी कर रहे थे। इतने में एक आदमी आया गांव से, उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई बुला रहे हैं। अब लेखक जो है अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। उन्हें ये लगा कि भाई मैं झरबेरी तोड़कर खा रहा हूँ, इस तरीके से शैतानी कर रहा हूँ, देर हो गया है तो ज़रूर आज घर पहुँच के बड़े भाई द्वारा पिटाई पड़ेगी। तो वो इस चीज़ को लेकर डर गए थे, है ना। तो वही चीज़ उनके मन में भाव चल रहा था। तो देखिए क्या है। सर्दियों के सायंकाल के 3:30 या 4 बजे थे जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। अब सर्दियों में 3:30-4 बजे तक देखिए ना, हल्का सा मौसम जो है
वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उतनी धूप भी उतनी तेज नहीं रहती है ना। तो एक तरीके से, क्योंकि शाम जल्दी ढलती, 5 बजे तक आप देखोगे शाम ढलने लगती है। तभी उसके भाई ने उसे बुलावा भेजा। घर जाते ही लेखक इस आशंका से भयभीत था कि संभवतः घर लौटने में उसे देर हो गई है और वह अभी तक बेर खा रहा था। साथ ही छोटा भाई था, इसलिए उसे बड़े भाई साहब की पिटाई का डर था। क्योंकि देखिए सर्दियों में हम लोग, मम्मी पापा भी, आप लोग के भी बोलते हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, शाम के समय बाहर नहीं रहो, क्योंकि शाम के होते ही ठंड बढ़ने लगती है। ठीक है, इसलिए हम लोग घर में जल्दी बुलाते हैं। और दूसरा बेर, वो भी सर्दियों में शाम के समय खाए जा रहे हैं, तो इससे तबीयत जल्दी खराब होती है। और खुद तो वो खा ही रहे थे लेखक, दूसरे छोटे भाई को भी खिला रहे थे, छोटा भाई भी उनके साथ था। तो उन्हें लगा कि देर हो गई है, ठंड बढ़ गई है और बेर खा रहे हैं हम शाम तक, तो इस चीज़ों से उनको डर था कि आज घर पहुंचते ही बड़े भाई से पिटाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था ना। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? अब क्या था कि किशनपुर से जो है मक्खनपुर जाने का रास्ता था, तो और स्कूल कहाँ पर था? मक्खनपुर में। तो लेखक और लेखक के फ्रेंड्स की सभी की टोली जो है वो मक्खनपुर पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी और मक्खनपुर से वापस आती थी। आते जाते समय रास्ते में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं में इन लोगों की आदत थी कि कुछ भी पत्थर या मिट्टी का ढेला फेंकते थे। अब ये ऐसा क्यों करते थे? एक्चुअल क्या था कि उस कुएं के अंदर एक सांप गिर गया था। अब जब भी ऊपर से कुछ फेंका जाए तो वो सांप गुस्साए और बहुत तेज से फुफकार माने। अब चूंकि ये लोग ऊपर हैं और सांप से इनको खतरा नहीं है, तो इस तरीके से वो ढेला फेंक फेंक के उस सांप को सताया करते थे और उसकी फुफकार सुनने के लिए भी ढेला फेंका करते थे। तो ये थोड़ा शरारती टोली थी, इस तरीके से काम करते थे। बच्चों की टोली पहले तो ढेले की प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुएं में ढेला फेंका करती थी जब सांप नहीं था। तो जैसे खाली कुआं है, हम अगर फेंकेंगे तो उसकी इको आएगी, तो वो प्रतिध्वनि, इको मतलब प्रतिध्वनि, तो वो सुनने के लिए लोग फेंकते थे। परंतु जब उन्हें ये पता चला कि अंदर सांप गिरा पड़ा है, क्योंकि जब मारे ढेला तो वो उसके फुफकारने की आवाज़ आए, तो उन लोगों को ये समझ में आया कि अंदर सांप गिर गया है। तो उसकी फुसकार सुनने के लिए वह टोली प्रतिदिन ढेला फेंकने लगी। तो पहले तो ढेले की जो इको ऑफ साउंड है उसे सुनने के लिए भेजती थी। फिर जब उन्हें पता चला कि उसके अंदर सांप है, हम ईंटा फेंकेंगे तो वो सांप की आवाज़ आएगी, तो उन लोगों ने वो काम शुरू कर दिया। ढेला फेंकते, उसकी आवाज़ आती, वो लोग उससे प्रसन्न हो जाते, खाली वो एक शैतानी के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं है। ये कथन लेखन की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? अब क्या हुआ, जब झरभेरी वाला कांड हुआ, घर पहुंचे तो पिटाई का डर था, लेकिन बड़े भाई ने क्या कहा कि उन्हें 3 लेटर दिए और 3 लेटर देकर भेजा कि जाओ मक्खनपुर जाकर इन्हें पोस्ट कराओ ताकि शाम की पोस्ट के साथ निकल जाए। तो लेखक चले, कान ठंडी थी तो कान में धोती बांध ली, धोती पहन ली, उसके बाद चना वना लेकर चले और सर पे एक टोपी रखी थी। अब क्या हुआ, आदत के मुताबिक जब गांव से मक्खनपुर जाने लगे डाकघर डालने के लिए, तो रास्ते में पड़ा कुआं। अब कुएं में आदत के मुताबिक ढेला उठाएं और फेंकें। अब चूंकि टोपी पहनी थी तो इन लोगों ने क्या किया, ढेला फेंका, लेकिन साथ ही टोपी को उतार लिया। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो टोपी कुएं में गिर जाए। लेकिन लेखक ये भूल गए कि उसी टोपी के नीचे उन 3 पत्रों को रखा है जो उन्हें मक्खनपुर डालने हैं। अब ढेला फेंक दिया, लेकिन साथ ही साथ जब टोपी हटाई तो सारे पत्र जो हैं वो चक्कर काटते हुए कुएं में जाने लगे। अब उनका सारा ध्यान जो है वो मिट्टी के ढेले, सांप की फुफकार से हटके कहाँ पर आ गया था, उन चिट्ठियों पर आ गया था जो ऐसे घेरा खाकर नीचे गिर रही थी। तो उन्हें ये याद ही नहीं कि वो मिट्टी का ढेला सांप को लगा कि नहीं लगा, कि सांप ने फुसकार मारी कि नहीं मारी, कुछ उनको याद नहीं। उनका ध्यान किस पर था, वो उन चिट्ठियों पर था जो उन्हें मक्खनपुर में पोस्ट करनी थी। और ये उनके डर के मारे, क्योंकि भाई की दी हुई चिट्ठियां थी जो अब सांप के एक कुएं में जाकर गिर गई थी, उस कुएं में जिसमें एक सांप था।
यह कथन लेखक के हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी मनोदशा को बताता है, क्योंकि अब वो बुरी तरीके से डर चुके थे, क्योंकि उन चिट्ठियों में को साफ इंस्ट्रक्शन था कि उन्हें शाम से पहले वहां पर रख देना, ताकि शाम की पोस्ट के साथ वो निकल जाएं। क्योंकि लेखक तो अपनी पुरानी आदत के कारण कुएं में ढेला फेंकने गया था, पर जैसे ही उसने अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। क्या हुआ? तुरंत कुएं में गिर गई जाके। यह देख लेखक इतना घबरा गया कि उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ढेला सांप को लगा या नहीं लगा। वो पूरी तरीके से डरा हुआ गया, क्योंकि भाई चिट्ठियों में तो चिट्ठियां ही भेजनी थी, अब चिट्ठियां चली गई, अब क्या किया जाए। चिट्ठियां गिरी उस कुएं में जहां है सांप। भाई जमीन में गिरी हो तो तुरंत उठा लो, लेकिन वो तो गिर गई कुएं में। तो वो अब पूरी तरीके से हक्का बक्का डर, क्योंकि उस समय उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। प्रश्न संख्या 4 है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं में निकालने का निर्णय लिया? अब वो क्या कारण थे कि एक सांप वाले कुएं में उन्होंने उतरने का फैसला कर लिया? पहली चीज, अब इसमें सबसे पहला कारण तो ये था कि भाई का डर था। ठीक है, भाई जाके घर में ये भी बोल सकते भाई चिट्ठियां गिर गई, आप दूसरी लिख दो, हम जाकर दे आए, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं थी। भाई से इतना डर था, इतना खौफ था कि भाई वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। तो देखिए क्या है, लेखक ने 2 कारणों से चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। पहला तो यह कि वह सच बोलकर रुई की तरह धुनाई के ख्याल से डर गया था। अगर वो ये सच बोलते कि वो उस कुएं में ढेला फेंक रहे थे और जो है चिट्ठियां अंदर चली गई, तो जाहिर सी बात है कि मतलब बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती। तो वो पहली उस पिटाई से डर गए कि उस पिटाई से वो नहीं करना चाहते थे। दूसरा, और अगर दूसरा, वह झूठ बोलकर चिट्ठियां न पहुंचाने की जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले सकता था। दूसरी चीज थी वो ये था कि मान लो अगर चिट्ठियां तो गिर गई अंदर, ठीक है, कौन जा रहा है चिट्ठियां लेने, कौन वो करने जा रहा है, तो उसी में थोड़ी मिट्टी डाल दो, कुछ हो गया, जो कुछ भी होगा। उन्होंने बोला था कि भाई कुएं में मिट्टी डाल देते हैं, दफन हो गई, और जाकर बोल देंगे कि चिट्ठियां डाल दी। लेकिन इस झूठ के बोझ तले लेखक दबना नहीं चाहते थे कि मतलब मैं ये झूठ बोल दूं कि मैंने चिट्ठियां पोस्ट कर दी हैं, लेकिन चिट्ठियां तो अंदर गिर गई। तो ये 2 कारण थे, एक तो वो पिटाई नहीं खाना चाहते थे, दूसरे झूठ के बोझ के तले दबना नहीं चाहते थे। तो अब अगर ये दोनों चीजें नहीं करें, ना झूठ बोलें और ना ही सच जाकर घर में बताएं, तो कारण सिर्फ एक बचता है, सिर्फ कि भाई नीचे उतर जाओ, चिट्ठियां ले आओ, ले जाके उनको पोस्ट कर दो जिस काम के लिए आपको भेजा गया था। तो ये ही वो 2 कारण रहे जिसके कारण उन्होंने कुएं में उतर कर चिट्ठी लाने का फैसला किया। अगर भाई थोड़ा सा अगर पिटाई खा लेते तो फिर क्या होता, सच बोल देते और शायद इतने जोखिम से बच जाते। लेकिन उन्होंने जोखिम उठाना ही सही समझा कि भाई पिटाई नहीं पड़नी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? अब चूंकि अब सांप उतना घेरा नहीं था, ठीक है, पहली चीज तो यह है कि घेरा नहीं था कुएं के अंदर कि वो सांप को लाठी से मार सकते। अब चारा ये बचा कि जहां सांप था वहां पर 2 चिट्ठियां पड़ी थी, जहां लेखक उतरे वहां 1 चिट्ठी थी तो वो तो उठाकर रख ली उन्होंने, लेकिन जहां सांप था वहां 2 चिट्ठियां पड़ी थी। अब ये था कि किसी तरीके से सांप का ध्यान बटाया जाए और जल्दी से वो दोनों चिट्ठियां ले ली जाए। तो अब सांप को मार तो सकते नहीं थे, इतने स्पेस नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो डंडा था उन्होंने उस डंडे से सांप के ऊपर उसको ध्यान भटकाने की कोशिश करी। अब सांप उस डंडे पे ऐसे करके मारे। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, जब दूसरी बार डंडा मारा तो सांप उस पे चिपक ही गया पूरी तरह, डंडा छोड़ने को तैयार नहीं। तो बस उन्होंने डंडा खींचा, सांप इधर और लेखक जहां चिट्ठियां थी वहां उधर। उन्होंने दोनों चिट्ठियां उठाई और वो उठाकर ऊपर आ गए। तो इस तरीके से वो सांप का ध्यान भटकाने में सफल रहे थे। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने अपने पैर से कुछ मिट्टी गिराई। पहले तो जब ऊपर लिटके थे तो क्या उन्होंने मिट्टी गिराई, मिट्टी जहां गिरेगी सांप वहां पे हमला करेगा, जिससे सांप उसी ओर लपका। और लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया, जिससे सांप ने अपना फन डंडे पे ही मारा। ठीक है, पहले तो मिट्टी गिराई तो वो जहां मिट्टी गिरी वहां मारा। अब उन्होंने कहा जब तक वो उधर मारेगा मैं इधर सरका। भाई इतनी जल्दी, भाई सांप से ज्यादा फुर्ती से तो मूवमेंट कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि लाओ डंडे से खिसका लेता हूं। अब डंडे से जब खिसकाने लगे तो सांप ने उसी डंडे पर वार कर दिया। तत्पश्चात बाहर निकलते समय उसने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकी,
जिससे सांप उस तरफ झपका और जैसे तैसे लेखक जान बचाकर बाहर आया। अब हुआ क्या था, देखो मैं साफ बता देती हूँ। जब लेखक ऊपर लटके हुए थे रस्सी में, तो उन्होंने एक पैर से थोड़ी मिट्टी गिराई। मिट्टी जहाँ गिरी सांप वहाँ था, तो सांप ने वहाँ पर किया, वहाँ पे। तो लेखक दूसरी तरफ उतर गए, दूसरी तरफ उतरे तो वहाँ चिट्ठी पड़ी थी, उन्होंने उठा के डाली। अब सांप जहाँ पर था वहाँ दो थे। उन्होंने कहा भाई मार तो सकते नहीं है, सिंपल है कि डंडा है, चिट्ठी इधर सरका लेते हैं। अब उन्होंने चिट्ठी सरकाने के लिए जैसे ही डंडा उस तरफ डाला, सांप ने उस डंडे पर वार किया। पहला बार जब किया तो उसमें से खाली उसने जहर छोड़ा और वो पीछे हो गया। लेखक ने फिर कोशिश करी कि चलो फिर से चिट्ठी सरकाते हैं, लेकिन अब की जब सांप ने वार किया तो वो उसी डंडे पर चिपक गया। अब लेखक क्या करें, डंडे से छूटे नहीं, तो लेखक ने जुगत लगाई, डंडा अपनी तरफ खींचा, सांप इधर आ गया और लेखक इधर, दोनों डंडे उठाई और लास्ट में फिर अब चूंकि उनको ऊपर चढ़ना था तो उन्होंने क्या किया, फिर से थोड़ी मिट्टी फेंकी ताकि सांप का ध्यान बटे और वो आसानी से ऊपर चढ़ जाए, और वो ऊपर चढ़ गए थे। प्रश्न संख्या 6 है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक गतिविधि को अपने शब्दों में लिखिए। अब कुएं में जो वो नीचे उतरे, जो उन्होंने सारा काम किया, ये तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है ना। अब इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है, क्योंकि वहां पे तो जो लिखा है चैप्टर में वो हमारे लेखक के वक्तव्य के हिसाब से लिखा है, उन्होंने जिस भाषा में लिखा है। अब आपको अपने शब्दों के हिसाब से लिखना है, तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। लेखक धोती के सहारे कुएं के बीचों बीच उतरा। अब उसने एक से धोती दूसरी धोती बांधी थी ना, और उसके साथ किया, कुएं के बिल्कुल बीच में उतरा। सांप का ध्यान बटाने के लिए वह पैर से मिट्टी गिराता है, ताकि भाई मैं आसानी से उतर जाऊं और सांप का ध्यान दूसरी तरफ रहे। तो उसने पैर मारा और मिट्टी जिधर गिरी सांप उधर गया, जिसे देख सांप उस पर झपटता है। 5 मिनट तक लेखक जस का तस लटकता रहता है, वैसे ही लटका रहता है कि भैया सांप किस तरह जुगत लगाई जाए, क्या किया जाए। वह चिट्ठियों को उठाने के उपाय ढूंढने लगता है, लटके लटके वो सोच रहा था, क्योंकि वह भी भयानक जहरीले सांप पर वार करके जोखिम लेने के पक्ष में नहीं था। वह सोच रहा था कि अगर मैं सांप पर वार करता हूं तो जाहिर सी बात है सांप मुझ पर वार करेगा, सिंपल सी एक चीज है, अगर हम किसी पर वार करेंगे तो वो हमें भी करेगा। तो वो जहरीले सांप पर वार नहीं करना चाहता था, और ना ही इतना स्पेस था कि वो वार करके सांप को मार सकता था। तो इसलिए वो अब उससे बच के ही चिट्ठी निकालने की सोच रहा था। जब सांप और लेखक की नजरें आपस में मिलती हैं तो लेखक डंडे से चिट्ठियों को सरकाता है, जिससे सांप उस पर झपटता है। पर अगले ही पल वह एक मुट्ठी मिट्टी डालकर सांप का ध्यान भटकाता है और चिट्ठियां लेकर हाथों के बल चढ़कर ऊपर पहुंचता है। तब उसकी जान में जान आती है। तो तब कहीं जाकर ये सारी चीजें इंसिडेंट होते हैं, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था ना, किस तरीके से वो फटाफट भागते हुए ऊपर आते हैं कि सांप कहीं फिर से उन पे हमला ना कर दे, और चिट्ठियां बटोर के वो ऊपर भाग आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पहली चीज देखिए, झरबेरी से बेर तोड़ने का काम था। दूसरा, इस तरीके से मिट्टी फेंकने की जो शरारत थी वो थी। चलते फिरते पैरों से मिट्टी उड़ाना है। बहुत सारी ऐसी बच्चों वाली जो हरकतें हैं जो बच्चे मोस्टली करते हैं, वो से हमें पता। एकदम जो जोखिम उठाने वाला काम भी है वो भी हमने यहाँ पर देखा। कभी कभी बच्चे जो है ना खेलते खेलते इस तरह के जोखिम उठाते हैं, तो वो जोखिम भी हमने यहाँ पर उठाते हुए देखा है। तो देखिए क्या है, इस पाठ में निम्नलिखित बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। तो अब चूंकि कई पूछा है इसलिए हम इन्हें पॉइंट्स में दे सकते हैं। पहला है, सर्दियों के मौसम में सायंकाल 3:30-4 बजे तक झरबेरी का बेर तोड़ तोड़ कर खाना। हमेशा बेर वगैरह देखिए मम्मी लोग बोलती हैं कि भाई दोपहर तक खा लो। शाम के समय क्या होता है, अगर हम ठंड के टाइम खाते हैं तो हमारा गला खराब होने का डर रहता है, इसलिए सुबह सुबह खा लो, वो ज़्यादा सेफ्टी मेजर से अच्छा रहता है। तो सबसे पहले बच्चों को जैसे टाइम, जितना टाइम पे मना करो वो वही काम करते हैं, वो एक चीज़ हुई। फिर नेक्स्ट है, मस्ती करते हुए धोती में कुछ चने बांधकर भुनवाने जाना। ठीक है, अब धोती में चने बांधकर, अब आजकल ये सारी चीज़ें नहीं होती, पहले हुआ करता था, है ना। फिर नेक्स्ट है, कुएं जैसी चीज को देखकर आवाज की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा में उसमें पत्थर फेंकना। आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं किया, मगर मैंने एक काम जरूर किया है।
पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हाँ कुएं के अंदर झांक के जब हम बोलते हैं ना तो हमारी आवाज़ इको होके ज़रूर वापस आती है। मैंने ये काम ज़रूर किया है, बड़ा मज़ा आता है करने में। तो यहाँ पर चूंकि वो कुआं खाली था तो ये लोग पत्थर फेंक रहे थे ताकि उसकी इको साउंड इन लोग को सुनाई दे और मज़ा आए। कुएं में गिरे सांप को परेशान कर उसकी फुंकार सुनना। ठीक है, अब बच्चों के अंदर ये होता है जानवरों को परेशान कर, कुछ लोग तो कुछ बच्चे जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, कुछ परेशान करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सांप को परेशान किया जा रहा था, कुएं के अंदर सांप गिरा हुआ है, उसको मिट्टी का ढेला मार रहे हैं ताकि उसकी जो फुंकार है वो हमें सुनाई दे। अब सांप अगर सामने अगर फुंकारेगा तब तो सब सिट्टी पिट्टी गुम भाग जाएंगे, लेकिन अब चूंकि वो एक ऐसी जगह फंसा था जहां से वो वार नहीं कर सकता था, इसलिए उसको परेशान करके उसकी फुंकार सुन रहे थे। कहीं किसी तालाब में पत्थर फेंक कर यह देखना कि कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है इत्यादि। अब यहाँ पर बच्चों के एक खेल में ये भी शामिल था कि पत्थर फेंका जाता है। एक पत्थर होता है कि हम लोग इंटैक्ट फेंकते हैं, वो अंदर चला जाता है। एक पत्थर इस तरीके से फेंका जाता है, वो उछलते 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 दूर तक जाता है। ठीक है, तो वो टेक्निक मुझे तो नहीं पता कैसी फेंके से, हो सकता है आप लोग को पता हो। तो वो देखा जाता था, बच्चों में कॉम्पिटिशन होता था कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों के खेलने, उनकी एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी चैप्टर में हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। प्रश्न संख्या 8 है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब ये बात कहिए कि मनुष्य अक्सर जो है कुछ एजम्पशंस लगाता है कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे, हम कुछ ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो हमारे उम्मीद की, हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत निकलती हैं। होता है, अक्सर होता है। तो भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मतलब हमने कोई प्लानिंग कर ली कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो प्लानिंग गलत साबित हो जाती है, अक्सर होता है। तो वो हमें मतलब बताना है कि ये किस तरीके से हो सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका आश्रय, यानी कि लेखक ने ये बात क्यों कही है। इस कथन का आश्रय है कि कभी कभी परिणाम मनुष्य की सोच के विपरीत निकलता है। यानी कि हमने जैसे अभी है, अभी हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बात कुछ और हो जाती है। ठीक है ना, हम लोग जब रिजल्ट कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट आता है, वो हमने जो सोचा था वो उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। हम अपनी जो योजनाएं बनाते हैं वे हमेशा कारगर नहीं होती, मतलब हमेशा सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं। क्या होती हैं? बदलती रहती हैं, और उन्हीं के अनुसार हमारा अनुमान और भावी योजनाएं भी बदलती हैं। जब सिचुएशंस बदलती हैं तो जो हमने प्लानिंग करी हैं वो चेंज होती हैं। उदाहरण के लिए लेखक ने सोचा था कि वह डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां लेकर वापस आ जाएगा। यही प्लान करके वो उतरे थे कि भाई डंडा लेकर जाता हूँ, अंदर जाऊंगा, सांप मारूंगा और चिट्ठियां लेकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन अंदर की परिस्थितियां क्या थी? अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि डंडा उठाकर उसको मारा जा सके, है ना। तो वहां पे वो सोच उनकी बदली ना। लेकिन जब उसने फन फैलाए फुफकारते सांप को देखा तो उसकी सारी योजनाएं एवं कल्पनाएं धरी की धरी रह गईं, क्योंकि उनका ये अनुमान ही नहीं था कि सांप इतना बड़ा होगा। पहली चीज, लेखक इससे पहले कई सांप मार चुका था, लेकिन सांप को मारने के लिए जो डंडा चलाया जाता है, जितना आगे डंडा चलाना होता है उतने पीछे जगह चाहिए। पहली बात, वहां पर उतनी जगह नहीं थी। दूसरा, सांप का इतना बड़ा सांप होगा ये सोचकर ही उनकी हालत बदल गई। तो उन्होंने जो मारने वाला प्लान बनाया था, अब वहां पर उन्होंने अपनी प्लानिंग को चेंज करके उन्होंने सांप का ध्यान भटकाकर और चिट्ठियों को लाने का प्लान किया, तब कहीं जाकर वो ला पाए थे, है ना। प्रश्न संख्या 9 है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब क्या फल मतलब होता है नतीजा किसी दूसरी शक्ति पर ही डिपेंड है। अब ये पंक्ति पाठ में लेखक ने क्यों और किस परिस्थितियों में कही है? देखिए क्या है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि दृढ़ संकल्प से सारी दुविधाएं मिट जाती हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी काम को अगर करने उतरते हैं और हमने अपने मन में ठान ली है कि हम करेंगे, तो ये हमारे करने के प्रोसीजर पे, यानी कि अगर मान लो सिर्फ हम एक काम करने गए, हमने अच्छा मन में ठाना नहीं है, तो वो काम हो या ना हो हम पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने मन में बहुत अच्छे से ठाना हुआ है कि नहीं ये काम हमको कर लेना है, हम बहुत मेहनत से करेंगे, तो क्या होगा? हमें वो 100% होगा ही होगा, क्योंकि वो फल हमारे फेवर में ही रहता है ना।
हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, यानी कि जो हमें काम करना है वो हमें पूरी ईमानदारी से करना है। जैसे अभी आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तभी तो फल अच्छा आएगा। तो हमारा कर्म क्या है? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पेपर लिखना, ठीक है, ये हमारा कर्म है। अब इसका फल जो कोई भी हो, उचित दिशा में किए गए कर्तव्य से हमें आत्मशक्ति मिलती है, हालांकि उसका परिणाम तो सर्वशक्तिमान की इच्छा पर निर्भर है। लेखक ने जब एक बार कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकाल लाने का दृढ़ संकल्प कर लिया तो उसने उसके परिणाम की चिंता छोड़ दी कि अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसने इसकी टेंशन छोड़ दी। कुएं में उतरने और सांप से लड़ने का परिणाम उसने ईश्वर पर छोड़ दिया, यानी कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जा रहा हूं कुएं से चिट्ठियां निकालने। अब सांप मुझ पे हमला करे, मारे, जो कुछ भी, मेरा काम है पूरी ईमानदारी के साथ करना कि मैं अंदर कुएं में जा रहा हूं, चिट्ठी निकालूंगा, ये चीज मेरे। अब जो परिणाम होगा वो उसने ईश्वर पर छोड़ दिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वहां कुएं में उतर गया। अब संकल्प क्या था? चिट्ठियां लेकर आना। अब देखिए, उसने पूरा जी जान से अपना काम किया, तभी सांप से बचकर वो तीनों चिट्ठियां ऊपर लाने में सफल हुआ और जाकर मक्खनपुर पोस्ट भी कराया जो उसने सोचा था। अगर वो पहले ही डर जाता, वो ये परिणाम के बारे में ही पहले सोचने लगता, तो शायद वो काम कर ही नहीं पाता। अगर हम नतीजे के बारे में हम पहले ही वो ये सोच लेता कि अरे हम कुएं में जाएंगे तो सांप मुझे काट लेगा, मैं गिर जाऊंगा, सांप मुझ पे हमला कर देगा, मैं वहीं मर जाऊंगा, अगर वो ये सारी चीजें सोच लेता तो मन में इतना डर बैठ जाता कि वो इस चीज के लिए निश्चिंत ही अपने आप को नहीं कर पाता, दृढ़ संकल्प ही नहीं कर पाता कि वो कुएं में उतरे और वो चिट्ठियों को लेकर आए। तो हमेशा ध्यान रखिए, कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म ईमानदारी से करोगे तो फल निश्चित तौर पर मिलेगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, ये जानकर रख लो। तो इस पूरी पंक्ति का आशय यही डिपेंड करता है। तो इसके साथ खत्म हुए हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने जैसे बताया ना कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और ना ही ज़्यादा लेंदी है, लेकिन हाँ, अभी जब मैं आपको आगे प्रैक्टिस करवाऊंगी तो वो क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े टफ भी होंगे और लेंदी भी रहेंगे, तो उनको भी हम जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अब हम अपने थर्ड चैप्टर, जहां पर हम देखने वाले हैं एक रात में कल्लू कुम्हार के द्वारा बनाई गई 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां शिव जी की। किस तरीके से है ये कहानी, क्या है, ये सब हम जानेंगे अपने अगले चैप्टर कल्लू कुम्हार की उन्हा कोठी में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।